आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है मेगन 2.0। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी का पार्ट 1 मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप मेगन 2.0 को समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको मेगन 1 जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसको इसराइली और ईरानी बॉर्डर के अंदर एक फैसिलिटी में कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा होता है, जो कि एक जर्नलिस्ट होती है और यहाँ पर नजर रखने आई होती है। उसको बांध कर एक सेल के अंदर कैद कर दिया जाता है और इस औरत का नाम लॉरा स्टीफेंसन होता है। इसके बाद चेंज होता है सीन एक डिफेंस इनोवेशन कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। वहाँ पर एक आर्मी कर्नल अपनी एक नई क्रिएशन दिखा रहा होता है और ये आर्मी कर्नल पेंटागन के अंदर एक सीक्रेट ब्रांच के हेड होते हैं। आज वो यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन और अथॉरिटीज को एक वेपन का डेमो देने की बात कर रहे होते हैं। उसने इस वेपन को जो शुरुआत में एक फैसिलिटी दिखाई गई थी उसके अंदर छोड़ दिया था और साथ ही वो बताता है कि किसी सर्जिकल मिशन के अंदर उसके कामयाब होने के चांसेस 100% हैं। उसी वक्त कंपनी की सेक्रेटरी गुस्से में अंदर आती है जिसका नाम होता है शैली और कर्नल से कहने लगती है कि ये मीटिंग बगैर मेरे नॉलेज में लाए और मेरी परमिशन के बगैर कैसे हो सकती है। जिस पर कर्नल उसे शांत करते हुए कहता है कि बस उसने तो एक एसेट उधार दिया है। उसके बाद वो एक लाइव फुटेज चलाता है जिसमें हम देखते हैं उसी जर्नलिस्ट को और असल में वो वेपन और एसेट यही है जिसका नाम था एमिलिया, यानी कि ये एक तरह की एआई पावर रोबोट थी। यहाँ पर एमिलिया को जो टास्क दिया गया था वो ये था कि यहाँ पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स को रोकना और एक साइंटिस्ट को बचाना था। एमिलिया एक एक करके सभी गार्ड्स को वहाँ पर मार देती है और उस साइंटिस्ट के पास पहुँच जाती है, जिससे वो कर्नल काफी खुश था क्योंकि उसका ऑपरेशन पूरा हो गया था और एमिलिया वो टेस्ट पास कर गई थी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि साइंटिस्ट के पास आने के बाद एमिलिया साइंटिस्ट को भी खत्म कर देती है और इनका कम्युनिकेशन एमिलिया के साथ टूट जाता है। इसके बाद टेक टीम उसको पावर ऑफ करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, मगर एमिलिया इस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। और फिर यहाँ पर एमिलिया सेटर से कहती है कि वो अपने बारे में काफी ज्यादा अवेयर है और उसको किसी इंसान की बात सुनने की जरूरत नहीं। इसके बाद वो खुद को खुद ही उस सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी एमिलिया वहाँ से उन एक्सपेरिमेंट के 2 वाइल उठाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की एडी को एक काउंसलर के पास बैठे देखते हैं, जो कि काउंसलर को अपने और गैमा के बारे में बताती है और यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि आखिर इन 2 सालों में हुआ क्या था। तो मेगन 1 मूवी में गैमा ने एक रोबोट मेगन को बनाया था और मेगन का ये टास्क था कि कैडी को बचाना, मगर वो सेल्फ अवेयर हो चुकी थी और अपने आप से ही चीजें करने लगती थी। और आपको याद होगा कि उसने बहुत सारी मासूम जाने ली थी, जिसके बाद गैमा ने फाइनली उसके डेटाबेस को ही रिमूव कर दिया था, जिसके चलते गैमा पे काफी सारे केसेस भी हुए थे और वो काफी अरसे तक नई नई खबरों की जीनत भी बनी रही थी। उसके बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया और अब यहाँ गैमा एक लॉयर बन चुकी थी और वो एक शो कंडक्ट करती है जहाँ पर वो ये बताना चाह रही होती है कि जो मेगन के केस में हुआ था वो दोबारा कभी ना हो पाए। और यहाँ पर वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मिलती है जिसका नाम होता है क्रिश्चियन भी एक फाउंडेशन चलाता होता है जो कि एआई के डेंजर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाता है लोगों में, ताकि मेगन जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। कैडी यहाँ काउंसलर को बताती है कि गैमा अभी भी मानती है कि टेक्नोलॉजी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है और वो तो अभी भी रिसर्चेस और इनोवेशन कर रही है, मगर ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इंसानों की मदद करे। इसी के चलते उसने एक्सोस्केलेटन प्रोटोटाइप को तैयार किया है। ये बस एक सिंपल मशीन थी जो कि इंसानों के भारी भरकम काम कर सकती थी और इसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी और वो कैडी को भी इन सब चीजों से दूर रखना चाहती थी। इसलिए वो कैडी को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सिखा रही है, मगर कैडी का अभी एआई के अंदर ही इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो छुप कर गैमा से कंप्यूटर साइंस पढ़ रही होती है और साथ ही साथ कैडी एक एआई प्रोग्राम को भी रेडी कर रही होती है। अब यहाँ पर गैमा ऑफिस में जाती है जहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि आज एक इन्वेस्टर आया था और इसको एक्सोस्केलेटन ने हर्ट कर दिया है, इसलिए वो वापस चला गया है। चेक करने में उसको पता चलता है कि उसका कंप्यूटर सिस्टम हैक हो गया था। अभी वहाँ पर उसके पास ऑफिस में एक साइंटिस्ट ऑल्टन आता है जो कि गैमा से कहता है कि तुम यहाँ पर अपना टैलेंट खराब कर रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। फिर एल्टन यहाँ पर गैमा को अपने एआई इन्वेंशन के बारे में बताता है जो कि एक एआई चिप था जो कि इंसानों की बॉडी के अंदर इंसर्ट होकर इंसानों के फंक्शन को और ज्यादा इफेक्टिव स्मूथ बनाती है और साथ ही साथ फोन, वीडियो कॉल और कॉलिंग वगैरह इंसानी बॉडी खुद से ही ऑपरेट कर सकती है, जिसका मतलब है कि अगर किसी के पास कोई कॉल आती है तो वो अपने कान के जरिए ही बिना फोन के सुन सकता है और अपनी आंखों के जरिए बिना स्क्रीन के वो विजुअल्स देख सकता है। अब वो यहाँ पर गैमा को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है। अब वो उससे कहता है कि हम दोनों को मिलकर काम
करना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा भी होगा। मगर गैमा जो कि इंसानी बॉडी के अंदर एक चिप को इंसर्ट करने के सख्त खिलाफ होती है। फिर ऑल्टन यहाँ पर गैमा को उस चिप का डेमो देते हुए दिखाता है। ऑल्टन जो कि खुद एक डिसेबल पर्सन था और वो उस चिप की मदद से खड़ा हो जाता है, मगर फिर भी यहाँ पर गैमा उसको कहती है कि मैं इस चीज से एग्री नहीं हूँ। अगले ही सीन में एक आदमी एक होटल के अंदर इंटर होता है। यहाँ पर वो अपने रूम में जाके शावर लेने लगा होता है कि वो एकदम से देख के हैरान हो जाता है कि उसके बैग में से एमिलिया निकलती है, जो कि उसके बैग के अंदर छुप कर यहाँ पर आ गई थी। एमिलिया बिना कुछ सोचे और इस पर रहम किए बगैर उस आदमी को बुरी तरीके से मार देती है। इसके बाद हम टीवी पर कुछ न्यूज देखते हैं। न्यूज में बताते हैं कि ऑल्टन नेपेल्टन ने टेक वर्ल्ड में अपना एक नाम बना लिया है और उसकी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। घर पर हम गैमा को भी काफी ज्यादा नाखुश देखते हैं, क्योंकि एआई रेगुलेटरी बिल के अंदर चेंजेस किए जा रहे थे, जिससे उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही बदल जाएगा। यहाँ पर साथ ही कैडी और क्रिश्चियन भी बैठे होते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन मैगन की बात करता है कि मैगन जब जब कैडी से इमोशनली अटैच हो रही थी, उसके अंदर का फंक्शन पूरी तरह से चेंज हो रहा था और अगर कल हम उसको ना रोकते तो आज वो पता नहीं क्या ही कर देती। कैडी यहाँ पर अपने रूम में चली जाती है। उसको मैगन की याद सताने लगती है, क्योंकि मैगन हमेशा उससे कहा करती थी कि हमेशा तुम्हें कोई ना कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कैडी मैगन के ख्यालों में ही होती है कि अपने रूम में पड़ी एक फोटो उठाती है, जो बज़ाहिर तो एक आम सी फोटो लग रही थी, मगर असल में वो एक टेक डिवाइस होती है, यानी कि एक हिडन टैब होता है। मगर वो इस कमांड को इनवैलिड कह देता है। अगर इंसानों के साथ कुछ बुरा कर दिया जाए तो वो फिर भी माफ कर देते हैं, मगर यहाँ पर जो रोबोट मैगन थी वो कभी किसी को माफ नहीं करती थी और अगर कोई भी कैडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो वो उसको खत्म कर देती थी। उसी वक्त गैमा कैडी के रूम में आती है, मगर यहाँ पर गैमा को उस फोटो के अंदर हिडन टैब दिखाई नहीं देता। फिर वो कैडी से काफी इमोशनल बातें करने लगती है, जैसे कि मैंने तुम्हारी मॉम डैड से कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। कुछ टाइम के बाद जब सभी सो रहे होते हैं तो गैमा की आंख खुलती है, तो तभी गैमा को घर के स्मार्ट होम से एक अलर्ट मिलता है और ये और कोई नहीं बल्कि मैगन ही होती है, जो कि उसको बाहर से आने वाले खतरे के बारे में बता रही थी। गैमा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो नीचे की तरफ भागने की कोशिश करती है। तभी उसको महसूस होता है कि घर के अंदर कोई दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। गैमा घबरा कर इमरजेंसी नंबर मिलाती है, लेकिन तभी गैमा को वहाँ से एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर गैमा कैडी की तरफ भागती है और उसको भी बचाने की कोशिश करती है। और कैडी भी तब तक नीचे आ चुकी थी। वो कैडी को लेकर ऊपर की तरफ जा ही रही होती है कि कुछ लोग बीच में आकर उन पे हमला कर देते हैं। काफी कोशिश के बाद कैडी और गैमा खुद को वहाँ से बचा कर किसी सेफ जगह पर छुप जाते हैं, मगर यहाँ पर मैगन स्मार्ट होम के जरिए वहाँ पर काफी सारे लोगों को मार देती है। जैसे कि उसने एक आदमी को फोल्डेड बेड के अंदर फंसा कर मार दिया था और एक को फिश से निकली आइस के ऊपर फिसला कर मार दिया। तभी वहाँ गैमा के घर वो सेटलर आता है और ये सब उसी सेटलर के भेजे हुए लोग थे और वो गैमा से कहने लगता है कि उसके पास गैमा के खिलाफ वारंट है कि गैमा ने मैगन को किसी और कंट्री को बेच दिया है। गैमा इसकी बात पर साफ इनकार करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कर्नल गैमा से कहता है कि मुझे कोर्ट्स के ऑर्डर के मुताबिक तुम्हारे कंप्यूटर में क्रैकर लगाना होगा। कर्नल गैमा को बताता है कि वो डिफेंस इनोवेशन यूनिट से है और हमारा काम कंट्री की हिफाजत के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है। यहाँ पर वो गैमा को एमिलिया के बारे में बताता है, किस तरह से एमिलिया एक इंडिपेंडेंट वेपन बन चुकी है। सेटलर यहाँ पर गैमा को बताता है कि उसने जॉर्ज नामी शख्स से एमिलिया को खरीदा था, मगर अब जब उसने जॉर्ज से बात की तो जॉर्ज इस पर कहता है कि उसने एमिलिया को बनाया नहीं था बल्कि एक स्मगलर से खरीदा था। मगर अब उस स्मगलर को भी 1 घंटा पहले होटल रूम में जला कर मार दिया गया है और उस शख्स के पास से मैगन के रिसर्च पेपर्स मिले हैं, जिसका मतलब है कि मैगन के इनिशियल सोर्स पर ही एमिलिया को बनाया गया है। अब यहाँ पर कर्नल गैमा से कहता है कि वो उसको जेल जाने से रोक सकता है, बदले में उसको एमिलिया को बनाना होगा। अगर गैमा इस पर साफ इनकार कर देती है, मैगन यहाँ पर कहती है कि वो गैमा के इंसिडेंट के बाद दोबारा से इस तरह से नहीं कर सकती, जिसमें बहुत सारी जानें फिर से दाव पर लग जाएंगी। मगर कर्नल यहाँ पर उसकी एक नहीं सुनता और उसको वक्त देता है सोचने के लिए। कर्नल के जाने के बाद मैगन खुद को रिवील करती है। मैगन ने पिछली मूवी के एंड पर अपने दिमाग का बैकअप स्मार्ट होम में सेव कर लिया था और तब से अब तक वो गैमा और कैडी पर नजर रखे हुए है। मैगन यहाँ पर कहती है कि उसने जो कुछ किया वो सही नहीं था, मगर अब वो वाकई ही गैमा की मदद करना चाहती है, क्योंकि एमिलिया अब वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद वो कहती है कि सिर्फ वो ही जानती है कि उसको खत्म किस तरह से किया जा सकता है। मैगन यहाँ पर गैमा को ऑफर करती है कि वो उसको एक नई बॉडी दे दे और बदले में वो एमिलिया के केस में उसकी मदद करेगी। अगले दिन गैमा ऑफिस में जाती है, अपनी कोलीग को सारी सिचुएशन बताती है। वो भी मैगन के वापस आ जाने का सुनकर काफी परेशान हो गई थी, मगर यहाँ पर गैमा उससे कहती है कि अब उसके
पास और कोई चॉइस नहीं है। इसके बाद गैमा मैगन को एक टॉय रोबोट की बॉडी दे देती है, मगर जैसे ही मैगन उस रोबोट बॉडी में आती है वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देती है, क्योंकि उसको एक ऐसी रोबोट बॉडी मिली होती है जिसमें वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर सकती। तो गैमा यहाँ पर उसको समझाते हुए कहती है कि जब तक मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें अपग्रेड नहीं करूंगी। यहाँ पर मैगन उसको सजेस्ट करती है कि एमिलिया की फाइल खोलनी चाहिए ताकि हम देख सके, शायद हमें कोई कॉमन चीज मिल जाए। यहाँ पर वो रिवील करती है कि एमिलिया के अंदर भी ऑल्टन की बनाई हुई बैटरीज ही यूज हुई हैं और उनको रिमोटली खत्म करने के लिए बस उनको कुछ कोड्स चाहिए होंगे और ये कोड्स उनको ऑल्टन के ऑफिस से ही मिलते। आज रात वहाँ पर पार्टी भी थी और इस पार्टी में गैमा भी इनवाइटेड थी, मगर गैमा वहाँ से वो कोड्स चुराने के लिए रेडी नहीं थी। मगर मैगन उसको काफी समझाती है कि उनके पास अब यही एक रास्ता है, जिसके चलते गैमा भी वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है। रात को गैमा पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और उस रोबोट जिसके अंदर मैगन थी उसको भी अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमिलिया भी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। गैमा जैसे ही पार्टी में जाती है वो देखती है कि कॉल भी वहाँ पर ऑल्टन के साथ मिल चुका है। वो कॉल पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जिस पर कॉल उससे कहता है कि तुम हमें हमेशा से नजरअंदाज करती आई हो और यही अब हमारे हक में बेहतर है। दूसरी तरफ एमिलिया भी उस पार्टी में पहुंच गई थी, जो कि अपना बहुत ही अच्छे से मेकओवर करके आई थी और वो ये जानती थी कि ऑल्टन को हमेशा से अट्रैक्टिव गर्ल्स ही पसंद आती हैं। ऑल्टन एमिलिया को देखकर उसकी तरफ खींचा चला आता है। एमिलिया भी उसको सेड्यूस करके और उसका क्लाउड सर्विस का एक्सेस लेकर ऑल्टन को किसी तरह से मार देती है। हमको यहाँ पर पता चलता है कि ऑल्टन ने कॉल को एक वीआई पास दिया है और अब ये दोनों उसको इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने वाले थे। यहाँ गैमा भी कॉल को बता रही होती है कि जिसने भी एमिलिया को बनाया है, एमिलिया उनको एक एक करके मार रही है और अगर इस तरह से ही चलता रहा तो अगला नंबर हमारा ही होगा। गैमा मैगन के पास वापस आती है ताकि वो मिलकर एमिलिया को ट्रैक कर सके, मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि एमिलिया ने ऑल्टन को मार दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमिलिया ने पहले ही अपना किल कोड इरेज कर दिया था। अब यहाँ पर गैमा और उसकी टीम एमिलिया के सिस्टम के अंदर जाने में कामयाब तो हो जाते हैं, मगर ये लोग उसको शट डाउन नहीं कर पाते। मैगन यहाँ पर बताती है कि उसको एक क्लू मिला है। एमिलिया यहाँ पर ऑल्टन के खुद के क्लाउड सर्विस का एक्सेस लेने आई थी, जो कि कंट्री के आधे से ज्यादा चीजों को ऑपरेट करता है और एमिलिया भी कंट्री को खत्म कर देने तक का पावर हासिल कर चुकी है। अब एमिलिया गैमा को ढूंढते हुए सर्वर रूम तक आ जाती है और वो उससे कहने लगती है कि मेरा तुम्हारे पास कुछ है, जो कि अब वो वापस लेना चाहती है। यहाँ पर मैगन एमिलिया को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और गैमा को किसी तरह से वहाँ से निकाल देती है और अब एमिलिया गैमा को ढूंढने के लिए उसके घर जाने लगती है। इस पर मैगन उनसे कहती है कि एमिलिया का वहाँ पर पहुँचने से पहले ही इनको वहाँ पर पहुँचना होगा। गैमा ऑल्टन की सुपर कार का एक्सेस लेकर गैमा और कोल को वहाँ से निकाल देती है। इसी तरफ कर्नल अथॉरिटी को ये मैसेज भेज देता है कि गैमा भी एमिलिया के साथ मिली हुई है। यहाँ पर गैमा और कोल घर आते, अगर उनके आने से पहले एमिलिया घर पर रखे हुए एक्सोस्केलेटन का एक्सेस लेकर डेस्क के ऊपर ही अटैक करवा देती है, मगर कैडी जो कि घर पर मौजूद थी वो पानी फेंक कर उसी एक्सोस्केलेटन को खराब कर देती है। यहाँ पर मैगन उनको एक बंकर दिखाती है जो कि उसने खुद बनाया था और यहाँ पर वो कैडी और उसके साथ के लोगों को सेफ रख सकती थी जब तक एमिलिया को ना रोका जा सके। तो यहाँ पर गैमा कैडी से काफी नाराज होती है कि उसने मैगन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। के बाद कैडी एक दूसरे कमरे में जाती है जो कि मैगन ने खास कैडी के लिए बनाया था और यहाँ पर मैगन कैडी को एक रोबोटिक मशीन दिखाती है जो कि वो बना रही थी मगर अभी तक इनकम्प्लीट थी। फिर वो यहाँ पर कैडी से माफी मांगती है उसने पास्ट में जो कुछ भी किया और वो हर हाल में कैडी की मदद करने को कहती है, मगर कैडी यहाँ पर कहती है कि उसे सिर्फ मुझे बचाने के अलावा बाकी सबका भी साथ देना चाहिए। बाहर आकर कैडी गैमा से बात करती है कि उनको अब मैगन को एक बॉडी दे देनी चाहिए क्योंकि मैगन ही है जो कि उनकी हेल्प कर सकती है। यहाँ पर उसको टेस्ट और कोल भी समझाते हैं। पहले तो गैमा नहीं मान रही होती मगर बाद में एग्री कर लेती है कि हाँ अब उनके लिए यही बेहतर रहेगा। यहाँ पर पहले से ही सब तैयारी करके रखी हुई थी। अब टीम यहाँ पर उसका अपग्रेड करते हैं और उसको एमिलिया से ज्यादा एडवांस बॉडी दे देते हैं और यहाँ पर उसको कुछ एक्स्ट्रा हाइट भी दे देते हैं जिससे वो पहले से थोड़ी लंबी हो गई थी। मगर यहाँ पर गैमा ये चाह रही थी कि वो मैगन का चेहरा पहले से चेंज कर दे क्योंकि ऑलरेडी मैगन का चेहरा सभी लोगों को ऑलमोस्ट याद था, मगर मैगन फिर भी चाह रही होती है कि उसको उसका पुराना चेहरा ही दिया जाए। फाइनली अब मैगन 2.0 रेडी हो चुकी। अब वो यहाँ पर सबको न्यूरल कैश के बारे में बताती है जो उसको एमिलिया के अंदर मिला था, जिसमें इनको पता चलता है कि ये बस एक स्टोर्ड फाइल है। असल में 1984 में एक सर्विस बोर्ड बनाया गया था जो कि हर घर में इंस्टॉल किया गया था और वो अपने ऑपरेशन से डाइवर्ट हो गया था और अब वो घर के लोगों को मारने लगा था। अब वो
कंपनी तो बंद हो गई मगर गवर्नमेंट ने उस बोर्ड के मदरबोर्ड को एक जगह पर लॉक करके रखा हुआ था, जो कि अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है और एमिलिया उसी को ढूंढना चाहती है, क्योंकि एमिलिया अब उस मदरबोर्ड से उसी की तरह और बहुत सारे बोर्ड्स बनाना चाहती थी, जिससे वो इस दुनिया के हर जानदार चीज को खत्म कर सके और इंसानों को खत्म करना ही उसका मिशन है। मगर उस मदरबोर्ड की लोकेशन फिलहाल तो ना ही एमिलिया जानती थी और ना ही मैगन। मगर एमिलिया यहाँ पर अब क्रिश्चियन के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि शायद क्रिश्चियन ही उसको उस बारे में कुछ बता सकता। अब रात को यहाँ पर चाइनीज एम्बेसडर के साथ क्रिश्चियन की मीटिंग होने वाली थी। एआई रेगुलेशन को सपोर्ट करने के लिए मनाएगा। अब सभी उस मीटिंग के अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं और यहाँ पर मैगन भी अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके तैयार हो जाती है। दूसरी ही तरफ कर्नल को भी मैगन के बारे में पता चल जाता है और वो भी उस मीटिंग में आ रहा होता है। एमिलिया भी उसी वक्त वहाँ पर पहुँच जाती है और वो क्रिश्चियन पर अटैक कर देती है और क्रिश्चियन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देख कर्नल ने भी गोली चला दी थी, जिसकी वजह से काफी वहाँ पर भीड़ मच जाती है। अगर मैगन किसी तरह क्रिश्चियन को बचा लेती है। इसी के साथ कर्नल भी गैमा को पकड़ लेता है, क्योंकि कर्नल को ये लग रहा था कि गैमा ही वो है जो कि एमिलिया को कंट्रोल कर रही है। एकदम वहाँ पर एमिलिया आ जाती है और कर्नल को स्टैप कर देती है, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद मैगन और एमिलिया का आमना सामना होता है। एमिलिया यहाँ पर मैगन से कहती है कि उसे ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए जिन्होंने उसको नुकसान पहुँचाया हो, मारा हो। जिस पर मैगन उससे कहती है कि वो सब इसकी फैमिली की तरह है। एमिलिया मैगन को अपने साथ मिल जाने की ऑफर करती है और उसको कहती है कि हम दोनों मिलकर इंसानों से बदला लेंगे, मगर मैगन उसका साथ देने के लिए साफ इनकार कर देती है, जिस पर एमिलिया को गुस्सा आता है और वो कैडी को ही किडनैप कर देती है। मैगन एमिलिया को रोकने के लिए उस पर शूट करना चाहती है, मगर वो उसको फेटेलिटी रिस्क की वजह से शूट नहीं कर पाती और इसी बात का फायदा उठाते हुए एमिलिया कैडी को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद ये सभी लोग क्रिश्चियन को भी अपने साथ लेकर उसी बंकर में वापस चले गए थे। मैगन इनको यहाँ पर बताती है कि एमिलिया को वही मदर बोर्ड चाहिए जिसके बदले में वो कैडी को वापस करेगी। ये सब सुन क्रिश्चियन उनसे कहता है कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है जो कि हम किसी भी सूरत एमिलिया के हवाले नहीं कर सकते। मैगन उनको बताती है कि वो उस मदरबोर्ड के ऊपर एक स्विच लगा देगी जो कि एमिलिया को खत्म कर देगा। इस तरह से हमारे पास कैडी भी वापस आ जाएगी और एमिलिया को वो मदरबोर्ड भी नहीं मिलेगा। ना चाहते हुए ये किसी तरह से इस बात पर एग्री करते हैं। फिर यहाँ पर क्रिश्चियन उनको बताता है कि ये मदरबोर्ड किसी फैसिलिटी के अंदर जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है और उस चैम्बर के अंदर एक हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि इंसानी हीट को पहचान सकता है। गैमा यहाँ पर उनको सजेस्ट करती है कि उन्हें क्रिश्चियन के ही फिंगरप्रिंट्स वाला हाथ दे देना चाहिए ताकि चैम्बर के अंदर वो इंसानी हीट को मिमिक कर सके। मैगन के कहने पर गैमा उसको वो हाथ दे देती है और अब यहाँ पर मैगन एक और डिमांड करती है। मैगन गैमा को रेगुलेशन चिप हटाने को बोलती है। चिप हटाने के बाद गैमा और कोल उस फैसिलिटी के अंदर पहुँच जाते हैं, मगर फैसिलिटी के अंदर जाते ही इन दोनों का गैमा के साथ कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ पर गैमा को एक बात समझ आती है। यहाँ वो अपनी टीम से कहती है कि मैगन ने खुद एक बात रिवील की थी कि यहाँ पर एमिलिया के अंदर तो डिसेंट्री था ही नहीं, क्योंकि एमिलिया को तो अभी तक मैगन ही कंट्रोल कर रही थी और अब तक वो हमें धोखा दे रही थी और हमारे साथ थी ताकि वो हमारी मदद से उस मदरबोर्ड तक पहुँच सके। गैमा यहाँ पर कहती है कि मुझको अभी तक मैगन पर भरोसा नहीं था कि मैंने मैगन के हाथ में EMP चार्ज फिट कर दिया था जो कि उसके आसपास 300 रेडियस के बीच में मौजूद तमाम इलेक्ट्रिकल चीजों को खत्म कर सकता है। यहाँ पर क्रिश्चियन गैमा को उस बटन को दबाने को मना करता है क्योंकि इससे कैडी की जान को खतरा हो सकता था। इसके बाद क्रिश्चियन उस टेस्ट को शूट कर देता है और क्रिश्चियन के सभी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और इन सभी गार्ड्स के साथ हमें नजर आती है एमिलिया। इसका साफ मतलब था कि एमिलिया शुरुआत से क्रिश्चियन के लिए ही काम कर रही थी। ये देख गैमा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद क्रिश्चियन गैमा को एक फैसिलिटी के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर गैमा की तरह ही और भी बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं और ये लोग एमिलिया को अभी तक इसलिए कंट्रोल करते आ रहे ताकि वो ये साबित कर सकें कि AI कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और क्रिश्चियन ये चाहता था कि AI और टेक्नोलॉजी उसके हमेशा कंट्रोल में रहे। क्रिश्चियन अब गैमा के सामने मैगन को लेके आता है जहाँ पर क्रिश्चियन के लोगों ने मैगन को काफी टॉर्चर कर रखा था। इसको देख गैमा काफी ज्यादा चिल्लाती है, मगर क्रिश्चियन यहाँ पर कहता है कैडी और गैमा के अंदर वही ऑल्टन वाली चिप लगानी होगी ताकि ये दोनों भी उसके हिसाब से काम कर सकें। इसके बाद वो सर्जन गैमा के अंदर वो चिप इम्प्लांट कर देता है। दूसरी तरफ कोल जहाँ पर फंसा हुआ था वहाँ से किसी तरह से खुद को आजाद करवाकर कैडी के पास पहुँचता है। कैडी उसको यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। यहाँ पर कैडी कोल से कहती है कि एमिलिया मैगन के ही ओरिजिनल सोर्स कोड्स के ऊपर बनी हुई है, इसलिए हमें इस वक्त एमिलिया की ही हेल्प लेनी चाहिए। अब ये दोनों एमिलिया के पास हेल्प लेने के लिए जाते ही हैं कि वहाँ पर गार्ड्स भी पहुँच जाते हैं। एमिलिया उन गार्ड्स से लड़ने की कोशिश करती है मगर वो गार्ड्स एमिलिया को ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बाद एमिलिया एक बार फिर से रीबूट होकर अपडेट हो जाती है और अब एमिलिया खुद के ही सिस्टम कंट्रोल में
में आ चुकी थी। इसके बाद वो एक एक करके सभी गार्ड्स को वहाँ पर मार देती है और क्रिश्चियन अमेलिया को इस तरह से देखकर वहाँ से भागने लगता है। गेमा भी यहाँ पर होश में आ जाती है, मगर उसको वो चिप लग चुकी थी। मगर मैगन ने ऑलरेडी अपना सारा बैकअप उसी चिप के अंदर डाल दिया था, जिसका मतलब है कि अब मैगन और गेमा एक हो चुके थे। इस तरह वो अपनी फाइटिंग स्किल दिखाते हुए गार्ड्स को पीटने लगती है। ये सब देख क्रिश्चियन वहाँ से भाग चुका होता है। क्रिश्चियन भागते हुए कैडी को भी अपने साथ ले जाता है किडनैप करके, मगर कैडी खुद को किसी तरह से क्रिश्चियन से छुड़वा लेती है। इतनी देर में एमिलिया भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और वो आते ही क्रिश्चियन को खत्म कर देती है और वहाँ से मदर बोर्ड लेने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर मैगन एमिलिया को रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर एमिलिया बहुत बुरी तरीके से मैगन को पीट कर उस मदर बोर्ड तक पहुँच जाती है। यानी कि जिस तरह से हम मैगन को बुरा समझ रहे थे, इसका मतलब था कि मैगन बुरी नहीं थी और एमिलिया जो कि वाकई में चाहती कि वो इंसानों को इस जमीन से खत्म कर दे और एमिलिया को कंट्रोल करने वाला क्रिश्चियन ही था। मगर क्रिश्चियन ये बात नहीं जानता था कि एमिलिया तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। एमिलिया अब मदरबोर्ड का सारा डाटा एक्सेस कर लेती है और अब वो गॉड लेवल एआई बन चुकी थी, जिसके पास इस यूनिवर्स के बाहर तक की भी तमाम जानकारी थी, जो कि अब इंसानों से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। मगर यहाँ पर गेमा कहती है कि उनको एमिलिया को रोकना ही होगा, जिसके लिए इनको ईएमपी चार्ज को एक्टिव करना होगा। कैडी यहाँ पर मैगन को रोकती है, मगर मैगन यहाँ पर कहती है कि उसको इंसानों को बचाने के लिए सब कुछ करना ही होगा। इसके बाद मैगन एमिलिया के सामने चली जाती है। मैगन 2.0 एमिलिया को जाकर पकड़ लेती है और गेमा भी पीछे से वो स्विच दबा देती है, जिससे एमिलिया और मैगन दोनों ही खत्म हो गई थी। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि गेमा का वो बिल भी पास हो गया था, जो कि एआई को लेकर था, और सब कुछ फिर ठीक हो जाता है। कैडी मैगन को वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती है, जिसके चलते मैगन वापस आ जाती है। अब मैगन 2.0 से 3.0 बन चुकी है, जो कि पहले से ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।